नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने हिंदी के अंदर वर्ण विचार टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसकी एक क्लास दोस्तों हो चुकी है, जिसके अंदर स्वर को बहुत अच्छे से समझा था। स्वर को आज हम उससे आगे का पार्ट करने वाले हैं। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी स्पेशल है, ग्राम सेवक स्पेशल है, राजस्थान पटवार स्पेशल और रेट के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास दोस्तों रहने वाली है। बेसिक से सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी को पता है। इससे पहले राजस्थान जीके की क्लास दोस्तों हो चुकी है, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन हम कर रहे हैं। जाके नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना, सुबह 10 बजे वो क्लास दोस्तों होती है। तो दोस्तों, वर्ण विचार और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नहीं बोला मैंने, बोल दिया, कर दीजिएगा। चलिए, कल हमने स्वर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया कि वर्ण के कितने पार्ट होते हैं, किस तरह से वर्ण बने, ये सारी बातें कल की वीडियो हमने देख ली थी, जाके वो वीडियो देख लेना। आज दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे व्यंजन के बारे में, और किस तरह का प्रश्न बनेगा ये भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। देखो दोस्तों, व्यंजन आपने शुरुआत के दौर में पढ़े होंगे, बच्चा जब छोटे थे हम पढ़ते थे कै च तट, ये इस तरह से। तो वो एक बार हम लिख लेते हैं, क ख ग और, ठीक है। एक बार आप इतने ही देखेंगे, ठीक है। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 × 5 जब करते हैं तो 25 बनते हैं। यानी ये कितने वर्ण व्यंजन हो गए हैं? 5 हो गए हैं। इसके अलावा भी है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने कल एक बात समझाई थी। यहाँ पर ये अपना एक जो होता है, इस तरह से गले का पार्ट होता है, मुख तक, यहाँ से दोस्तों आवाज़ निकलती है। मैंने बताया था यहाँ से गला होता है, तो इसे बोलते हैं कंठ। इस वाले पोर्शन को कंठ, तालु, फिर मूर्धा, दंत, और आगे वाला होठ आ गया तो इसे बोलते हैं ओष्ठ। दोस्तों, इस तरह से ध्वनि हमारे मुख से निकलती है। जब भी दोस्तों हम ध्वनि बोलते हैं तो अलग अलग वर्ण क्या अलग अलग जगह पर जो हवा का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। कई बार हम वर्ण बोलते हैं तो मुँह से गर्म हवा निकलती है, उन्हें उष्ण वर्ण बोलते हैं। आगे हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। इस तरह से कई बार हम जो वर्ण बोलते हैं उसमें वहाँ पर दोस्तों कंठ के ऊपर जोर पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। कई बार तालु के ऊपर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है। मूर्धा, दंत, कई बार दांतों का सहारा हमें लेना पड़ता है। कई बार होठ को भी हमें गोल आकार में करके कई शब्द बोले जाते हैं, है ना। इस तरह से हमें वर्ण अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ण के हिसाब से हमें यहाँ पर हवा का प्रेशर कम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी सीरीज के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कै वाली लाइन बोलते हैं, कै वर्ण वाली लाइन बोलेंगे, तो यहाँ पर कंठ के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ने वाला। आप बोल के देखिए, कै ख ग, आप देखेंगे, एक महसूस करेंगे, आप फील कीजिए कि जो जोर पड़ रहा है ना वो अपने कंठ के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। गर्दन की बात नहीं कर रहा मैं, गर्दन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंठ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से कंठ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो कै ख ग, ये आप जोर देखिए, कंठ के ऊपर अपना जोर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये कौन से वर्ण हो गए? कंठ वाले हो गए। फिर तालु, फिर च छ ज झ ये बोलोगे तो तालु के ऊपर आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा कंठ के ऊपर चलते हैं तो हमें महसूस होगा कि हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बोल रहे हैं। फिर इसी ट ठ ड, इसी तरह त थ द। अब तय वाली लाइन को ध्यान से देखें तो ये दंत वाली लाइन है, दंतोष्ठ वाली लाइन है, ठीक है। अगर हमारे जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके दांत गिर जाते तो वो ये लाइन नहीं बोल सकता है, तय वाली। तय बोल के देखिए, तय, यहाँ पर जो अपनी जीभ वो टच हो रही है दांतों के, ठीक है। अगर दांत नहीं होंगे तो ये लाइन नहीं बोल सकता है। आप ध्यान करके सुनेंगे तो तय थ द, अपने जो दांत है वो जीभ के टच हो रहे हैं, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण बोला गया है। अगर दांत नहीं होंगे तो ये लाइन बच्चा अच्छे से नहीं बोल पाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हमें प्रश्न पूछा जाता है कि कंठ वाले वर्ण कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से हो गए दोस्तों? कंठ। ये कौन से हो गए? कंठ, तालु। एक सीरीज के हिसाब से ध्यान रखना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये लीजिए। अब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, ये जो वर्ण गय वर्ण है ये कहाँ बोला जाता है? कंठे वर्ण के अंदर आता है। आपसे तय वाला पूछे तो कौन सा है? दंतोष्ठ, यानी दंत वाला है, यानी दांत की सहायता लेनी पड़ती है, जो जीभ वो दांतों के टकराती है। अलग अलग हिसाब से अलग अलग वर्णों को यहाँ पर बोला गया है। अब अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, सीधा सीधा आपको याद रखना है। अच्छा, ये लाइन तो आपको पता ही है, अच्छे से याद हो गया है। अब दोस्तों अपने एक आता है, आप चाहो तो मैं इसे इरेज कर दूं या इरेज ही करना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिएगा और फिर देखते हैं आगे। ये कितने हो गए दोस्तों? ये 25 हो गए,
ये 25 वर्ण हैं और इनको एक नाम दिया गया दोस्तों स्पर्शी वर्ण। क्या नाम दिया गया? स्पर्शी वर्ण। तो आपसे प्रश्न में पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि स्पर्शी वर्ण कितने हैं, तो बताओगे 25 व्यंजन होते हैं, 25 वर्ण होते हैं स्पर्शी वर्ण। कौन कौन से होते हैं? क से लेकर पै तक वाले याद रह जाएंगे। स्पर्श करते हैं हमारे अंदर वाले पार्ट को, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये किस में आते हैं? स्पर्शी वर्ण के अंदर आते हैं। अब दोस्तों अपने पास वाय है, वो आता है एक अपने को देखने को मिलेगा ये र ल व, ये आते हैं। गौर से देखना, जो ये है और जो वह है, ये दोनों दोस्तों अर्ध स्वर के अंदर आते हैं। इन्हें अर्ध स्वर वाले वर्ण इन्हें बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है, अंतस्थ इन्हें बोला जाता है, अंतस्थ भी बोल सकते हैं, याद रखना। अर्ध स्वर के अंदर बोला स्वर दोस्तों माने गए हैं। यहां पर जो रे वाला है इसे दोस्तों लुंठित नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? लुंठित वर्ण नाम दिया गया है। अब लुंठित का अर्थ कि दोस्तों क्या होता है? लुंठित का अर्थ दोस्तों होता है कांपना। क्या होता है? कांपना। आप रे शब्द को बोल के देखिए, रे, हमें हमारी जीभ वो कांपती हुई नजर आएगी, झंझनाट करती हुई नजर आएगी, ऐसे कांपती हुई, इसलिए इसे लुंठित वर्ण बोला गया है, कांपना। तो रे किस में आता है? सीधा सीधा लुंठ। इनमें से लुंठित वर्ण कौन सा है? आपसे प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको वहां रे पर टिक करना है। क्यों? लुंठित का मतलब दोस्तों होता है कांपना। कांपना, रे बोल के देखिए, रे, हमारी जीभ इस तरह कांपती हुई नजर आएगी, बार बार हिलती हुई नजर आती है, रे रे रे। अब बोल के देखिए, आपको फील होगा ऐसा, ठीक है। फिर एक और प्रश्न बनता है यहां पर ले को, इससे दोस्तों पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, पार्श्व वर्ण के अंदर इसे सम्मिलित। अब पार्श्विक का मतलब दोस्तों क्या होता है? बगल में। दोस्तों पार्श्व का मतलब होता है कि बगल में, अपने जो जीभ का हिस्सा होता है, जीभ के आसपास का जो एरिया होता है, एक इधर वाला, इस तरह से। अब मैं दिखाऊं तो कैसे आपको, साइड में जब लय को बोला जाता है लय, तो हवा क्या होती है? अगल बगल से निकलती है, अपने जीभ के अगल बगल से हवा निकलती हुई हमें महसूस होगा, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण में बोला रखा गया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक वर्ण इनमें से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन में लय को आपको सही करना होगा। समझ में आया आपसे विवेक की बात कि जीभ के अगल बगल का हिस्से से जब लय बोलते तो अगल बगल से हमें हवा निकलती हुई महसूस होगी, वो को क्या होता है? लय वर्ण से साथ होता है। आप बोल के देखिए, लय, हमें अगल बगल से लय, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरह से प्रश्न पूछेंगे, लुंठित वर्ण कौन सा है, अर्धस्वर में कौन से आते हैं, पार्श्व वर्ण में कौन से आते हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपको वर्ण विचार से पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका आता है यहां पर, ये कितने हो गए? 4 हो गए हैं, ठीक है। अब बच गया आपका ये वाला पार्ट, से और एक है, ठीक है दोस्तों। जब इनको बोलोगे आप, जब इनको बोलते हो तो दोस्तों मुंह से क्या होती है? मुख से गर्म हवा निकलती है, हवा निकलती है, बोल के देखिएगा, निकलती है। इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? इन्हें ऊष्मीय वर्ण बोला गया है। ऊष्मीय वर्ण की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। ऊष्मा मतलब गर्म होती है ना। जब हम ये बोलते हैं, शय वाली लाइन को बोलते हैं, है बोलते हैं, तो हमारे मुख से दोस्तों हमें प्रतीत होगा, बोल के देख लीजिएगा कि गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम गर्म हवा को ऊष्मा का ही नाम देते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मीय वर्ण की श्रेणी में दोस्तों रखा गया है। तो ऐसे याद आपको रखना है। कई बच्चे रट लेते हैं कि ऊष्मीय वर्ण कौन से होते हैं, याद रख लेंगे, लेकिन क्यों होते हैं आपको पता नहीं, क्योंकि मुख से क्या होती है? गर्म हवा निकलती है जब ये वर्ण बोले जाएंगे, इसलिए इन्हें ऊष्मीय वर्ण की श्रेणी में दोस्तों रखा गया है। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ और इसमें, ठीक है। तो ये आपको पता है ऊष्मीय वर्ण कौन से आते हैं। अब आते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में किसे सम्मिलित किया गया है? ये देखिए, च, त्र, जेम, ठीक है। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं। संयुक्त का मतलब 2 चीजों से मिलकर बना हो, जोड़कर बना हो। तो ये दोस्त होता है ये पूरा
और त्र का तय आधा प्लस र पूरा और जे आधा और ये पूरा। इन्हें दो भिन्न व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। इसकी परिभाषा अगर देखो, दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन दोस्तों बोलते हैं। याद रखना है, कई बार प्रश्न में सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है इस तरह के संधि विच्छेद के अंदर, तो ये आपको ध्यान में दोस्तों रखना है। तो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में किन्हें सम्मिलित किया गया है? क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, याद रखना है इस बात को। अब दोस्तों कुछ आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। दो नाम आपको दिखाई देंगे दोस्तों, अघोष, ठीक है, और एक सघोष। ये इसे घोष भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये दो नाम दिखाई देंगे। अब इनमें पूछने वर्णों की बात है, कौन कौन से वर्ण इसमें सम्मिलित है। याद करने का बड़ा ही आसान तरीका याद करने का, यहां दोस्तों आप 1 लिख देना, यहां 2 लिख देना, लिख दोगे। यहां दोस्तों 3 लिख देना, यहां 4 और यहां 5, बस खेल खत्म। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, जो कै वाली लाइन जो होते हैं ना व्यंजन, है ना, स्पर्शी वर्ण, उसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस श्रेणी में आएगा दोस्तों? अघोष के अंदर आएगा। और यहां पर इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा किस में आएंगे? सघोष के अंदर आते हैं। बड़े आसान से तरीका याद करने का, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो दोस्तों, अब बाकी वर्ण और कौन कौन से रह गए दोस्तों? यहां पर आपके य, र, ल, व और है, ये दोस्तों इसके अंदर अंतस्थ वर्ण इसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद में स्वर को भी दोस्तों सघोष के अंदर शामिल किया गया है। अभी समझाएंगे सघोष अघोष क्या होता है, अभी बताएंगे आपको। यहां पर दोस्तों तीनों शय आप लेके चलेंगे, बस खेल खत्म होगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। डेप्थ में तब जाया जाएगा जब पर्टिकुलर आपका जैसे 200 नंबर की हिंदी आपसे पूछ जाती है एसआई के पेपर में, जब हम चीजें डेप्थ में पढ़ते हैं। लेकिन यहां से प्रश्न बन जाएंगे सघोष का क्या, अघोष का क्या मतलब है, सघोष का क्या मतलब होता है। पहले तो अर्थ समझो। अभी आपने वर्ण देखे कहां से कितने कितने आते हैं। देखो दोस्तों, सघोष का मतलब होता है जब भी हम बोलते हैं वर्ण को, जब भी बोलते हैं तो कंपन जब उत्पन्न होता है, एक ध्यान करेंगे सघोष का मतलब एक आवाज देना, जोर से नांद करना, जैसे बोलते हैं ना शंख बजाते हैं तो घोष हो रहा है ना, ऐलान, इस तरह से एक फील करें। कंपन होगा दोस्तों, जब कंपन होते हैं तो उन्हें हम श्रेणी में रखते हैं, सघोष वाली श्रेणी के अंदर रखते हैं वर्णों को। जब कंपन पैदा नहीं होगा तो दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं, कंपन पैदा नहीं होगा। और यहां पर क्या होगा दोस्तों? कंपन पैदा होगा। ध्यान रखना इस बात को। जब कंपन पैदा होगा तो वो इस श्रेणी में रखे जाएंगे, सघोष की श्रेणी में रखा जाएगा वर्ण को। जब नहीं होगा तो उन्हें इस श्रेणी में रखे जाएंगे। सीधा आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इनमें से सघोष श्रेणी में कौन सा वर्ण रखा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है तो आप आराम से कर दोगे। याद करने का बड़ा ही सरल तरीका है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा। बाकी अंतस्थ वर्ण ये लेवल लाइन और स्वर इसमें सम्मिलित करते ना, बाकी इसमें तीनों शय बच गए वो इसके अंदर आ जाए। भाई बात समझिए, बड़ा आसान तरीका मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों लास्ट और फाइनल जो चीज हमें याद रखनी है, 2 शब्द और दिखाई देंगे आपको, अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों अल्प प्राण, ये श्वास के आधार पर दोस्तों इन्हें यहां पर विभाजित किया, अल्प प्राण और महाप्राण। अब नाम से स्पष्ट है, अल्प प्राण का मतलब जब हमें श्वास की मात्रा कम होती है, यानी इसमें श्वास की जो मात्रा वो कम लगानी पड़ती है, वो अल्प प्राण में आते हैं, और जो ज्यादा लगानी पड़ती है महाप्राण में। याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। इसमें आप ध्यान रखोगे 1 3 5 और इसमें याद रखोगे 2 4, उल्टा। इसमें सारे विषम, इसमें सारे सम आ गए। ठीक है, अब समझ गए 1 3 5 वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण किस में आएगा? अल्प प्राण में।
और वर्ग का दूसरा और चौथा। अलग अलग लिख दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों कौन कौन से और आएंगे इसके अंदर? दोस्तों आपका ये, रे, ले और वे अंतस्थ वर्ण आ गए, और इसके अंदर स्वर को भी दोस्तों शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों आपका तीनों सह आ जाएंगे, ठीक है, तीनों सह इसमें सम्मिलित किया है भी दोस्तों, इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। बस इतना आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा। तो अलग प्राण और महाप्राण से प्रश्न पूछे जाते हैं, सघोष अघोष से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका वर्ण विचार का टॉपिक, जो कि हो गया कंप्लीट। जैसे मैंने कराया ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 2 क्लास आपकी वर्ण विचार दोनों में मेरा टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिया। कल की क्लास में हम वर्ण विचार को ही पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे हम कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम कल के वीडियो वर्ण विचार कल भी हम लेके चलेंगे इसको, कल ये पूरी क्लास हम करेंगे। तो आज की क्लास कैसी रही? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।